तो हाय गाइस, वेलकम टू एनसीडीटी एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज का लेक्चर क्या लेक्चर देखो, लेक्चर ऊपर देखो क्या लिखा है 4। ठीक है, तो आज का लेक्चर है 4। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। नाम से ही रिप्रेजेंट मिल रहा है कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है ये कार्सिनोमा ब्रेस्ट मीन्स ब्रेस्ट में क्या है, हमारे कैंसर है। ठीक है, ब्रेस्ट में क्या है, कैंसर। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट में कैंसर होना। ठीक है, अब ये देखो, ये जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट है ये ऑन्कोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखो एबीएमयू का जो पेपर हुआ था उसमें भी हमारा कार्सिनोमा ब्रेस्ट पे आया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लॉन्ग में था वो, प्लस उसके बाद जितने भी नॉट सेट वगैरह के एग्जाम होते रहते हैं उनमें अगर ऑन्कोलॉजी से आ रहा है ना, ऑन्कोलॉजी से आ रहा तो इसके जो है मेडिकेशंस, ठीक है, प्रिवेंशंस या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में कार्सिनोमा ब्रेस्ट से बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये अगर कार्सिनोमा ब्रेस्ट की बात करूंगा तो ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन कॉज या फिर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ये पूरे वर्ल्ड में। पहला पॉइंट हो गया। अगर इसके लोकेशन की बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है, ब्रेस्ट पे है, हमने कह दिया ब्रेस्ट में कैंसर है। अब भाई ये तो हमने पढ़ लिया था 12th का। अगर मैं किसी 12th के बच्चे से पूछूंगा कि ये मुझे बताओ कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है इन फीमेल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो बोल देगा ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर मैं एक साइंटिफिक या फिर एक मेडिकल के लोगों से पूछूंगा कि मुझे बताओ ब्रेस्ट में कैंसर तो हो रहा है, अब ब्रेस्ट के कौन से एरिया में हो रहा है, ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सा है, तो क्या बताएगा भाई, आउटर अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बताना, आउटर अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, आउटर अपर क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर मैंने ब्रेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये जो रीजन है, ये वाला जो देखिए मैं ग्राफ पे बना रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है इसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस हाई रहता है एज कम्पेयर टू अदर वाले में। ठीक है, क्या लिख रहा है, आउटर अपर क्वाड्रेंट में चांस ज़्यादा है, मोस्ट कॉमन लोकेशन हो गया। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, मान लो अगर एक स्पेसिफिक जगह यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, कैंसर के सेल्स यहाँ पे हैं, तो ये फर्दर ये आगे जाके स्पाइन में या फिर लंबर में कैसे ये आगे चल के ट्रैवल करता है। देखो मैं बताता हूँ स्प्रेड भाई, ये स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड भाई पैरा वर्टिब्रा वेनस प्लेक्सिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना किससे स्प्रेड हो रहा है, ये पैरा वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिया से स्प्रेड होता है टू स्पाइन एंड वर्टिब्रा। ठीक है, अब ये जो ब्रेस्ट का कैंसर है ये फर्दर ट्रैवल करके हमारे स्पाइन में एज वेल एज वर्टिब्रा में जाके कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज कर सकता है। अभी ट्रैवल कैसे हो रहा था, पैरा वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिया से। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, पैरा वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अगर वो मेटास्टैक्सिस है या फिर डायक्सैक्सिस है, ठीक है, उसके लिए हम डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोस में कौन सा टेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन होता है, सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब बताओ, थोड़ा वीडियो को 2 मिनट पॉज करो भाई, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ कि बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द मेटास्टैक्सिस एज वेल एज डाई मेटास्टैक्सिस इन ब्रेस्ट कैंसर इज, है ना, अगर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है किसी पेशेंट को, है ना, किसी फीमेल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और उसको अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है आइदर वो मेटास्टैटिस में है या फिर डाईमेटास्टैसिस में है, तो मैं कौन सा टेस्ट इसके लिए प्रेफर करूंगा। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा 2 मिनट, कॉमन ही होगा। अभी देखो मैं आंसर लिखूंगा तो मैं एकदम से शॉक पड़ जाऊंगा। देखो क्या होता है, पेट सीटी करते हैं, पेट सीटी क्या करते हैं, पेट सीटी करते हैं। ये टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आइदर उस फीमेल के अंदर मेटास्टैटिस कंडीशन में वो बैठी हुई है या फिर डाईमेटास्टैटिस कंडीशन में बैठी हुई है। अब बहुत लोगों को डाउट होगा भाई ये मेटास्टैटिस क्या है, डाईमेटास्टैटिस क्या है, वो मैं फर्दर आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पेट सीटी स्कैन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आइदर वो कौन सी कंडीशन में बैठी हुई है। ठीक है, ये हो गया। फर्दर इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फीचर्स ऑफ ब्रेस्ट लम्प। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा लाइट का, तो इस वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो क्या लिखा है ये ब्रेस्ट लम्प। ठीक है, ब्रेस्ट लम्प। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आइदर अगर एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके ब्रेस्ट में, स्टोनी हार्ड इन कंसिस्टेंसी। ठीक है, स्टोनी हार्ड इन कंसिस्टेंसी पहला फीचर। दूसरा क्या होता है, फिक्स टू एडजेसेंट टिश्यू, फिक्स टू एडजेसेंट टिश्यू। स्टोनी हार्ड कंसिस्टेंसी कैसे मिलेगा, वहाँ पे आइदर वो ब्रेस्ट में जब वो एक फीमेल फील करेगी तो उसको कहीं ना कहीं एक स्टोनी हार्ड अपीयरेंस मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि फिक्स टू एडजेसेंट टिश्यू, वहाँ की जो टिश्यूज रहेंगी वो ज्वाइंट होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो गया, ये हो गया हमारे फीचर्स, ये 2 मेनली मोस्ट कॉमन फीचर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ट्रिपल असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, देखो ब्रेस्ट कैंसर में एक कॉमन चीज़ें चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये फेमस भी है, ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बन के आता है कि व्हाट इज द ट्रिपल असेसमेंट वी कैन फाइंड इन अ
कैंसर पेशेंट ऑफ एन ब्रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिपल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल करते हैं, इमेजिन करते हैं और पैथोलॉजी करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल में क्या करते हैं, सीबीसी मोस्ट कॉमन, सबसे इजी। इमेजिनिंग में क्या करते हैं, यूएसजी हो गया, मेमोग्राफी हो गई, ठीक है। इसके पहले जो मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, इसके पहले लेक्चर 3 में मैंने आपको पूरा मेमोग्राफी के बारे में बताया था। मेमोग्राफी में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, अमेरिकन स्क्रीनिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि जो फीमेल्स 40 एज से अबव है, उसको हर साल एक बार मेमोग्राफी एटलीस्ट करवाना है, ठीक है। तो मेमोग्राफी एक इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग हो जाता है। पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोलॉजी में क्या करवा सकते हैं, FNAC हो गया और CNV टेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर से हम बात करेंगे क्लिनिकल, इमेजिन और पैथोलॉजी में FNAC, CNV, इमेजिनिंग में क्या करते हैं, USG अल्ट्रासाउंड, जैसे USG मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया, और फिर मेमोग्राफी हो गई। क्लिनिकल में क्या करते हैं, CBC करती हैं कॉमन में, ठीक है। ये हो गया। तो फीचर्स हमने बात कर लिया, फीचर के बाद हमने क्या बात कर लिया, ट्रिपल असेसमेंट, ठीक है, हो गया। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्री ट्यूमरल, है ना, प्री ट्यूमरल इंजेक्शन, ठीक है, ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और पेशेंट अगर मेरे पास डायग्नोस के लिए जा रहा है, ठीक है, मेटास्टेसिस में है या फिर डायमेटास्टेसिस में, और डायग्नोस के लिए जाता है, तो हम उसके लिए पहले कुछ इंजेक्शंस वगैरह इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है TC99 करके एक इंजेक्शन आता है ना, ये इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आइसोसल्फोन में ये भी इंसर्ट कर सकते हैं, आइदर या मिथाइलिन ब्लू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू अब हम इंसर्ट नहीं करते क्योंकि साइड इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट में क्या होता है, एनाप्लेक्सिया, ठीक है, एनाप्लेक्सिया होता है साइड इफेक्ट इसका, मिथाइलिन ब्लू का, ठीक है। ये हो गया प्री ट्यूमर इंजेक्शन। प्री ट्यूमर इंजेक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या है दूसरा पॉइंट मेरे भाई, रिस्क फैक्टर। अब मुझे ये बताओ कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा, तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं भाई, कि कोई भी चीज़ होता है तो हर एक चीज़ का रिस्क फैक्टर होता है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का भी अपना एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। किडनी स्टोन है, उसका भी अपना एक रिस्क फैक्टर है। तो हर एक चीज़ का एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का क्या क्या रिस्क फैक्टर है, देखो सबसे पहले क्या होता है, एज होता है ना। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में क्या कॉमन है, जीन, ठीक है। अब 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे कौन सा जीन है जो कि लीड करता है किसे, ब्रेस्ट कैंसर को, ये हो गया। उसके बाद अभी मैं लास्ट में से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अर्ली मिनार्ची या फिर लेट मिनोपॉज कैन आल्सो लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओबेसिटी के अंदर क्या होता है भाई साहब, ओबेसिटी के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज रहता है, जिसके वजह से जो कि कंडीशन लीड कर सकता है किसे लीड कर सकता है मेरे भाई, कैंसर को, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर। देखो रेडिएशन एक्सपोजर लीस्ट कॉमन होता है, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर से मेनली होता है थॉराइड के कैंसर्स, ठीक है, T3 T4 वाले कैंसर्स होता है उनमें, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने तो रिस्क फैक्टर बता दिया, मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था, फैमिली हिस्ट्री, ठीक, क्या दिया था, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताओ, कौन सा जीन होता है बताओ, 2 मिनट दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा, कौन सा होता है बताओ, ठीक है। सोच लिया, मैं बता दूँ, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड, 2 जीन होते हैं, कौन से, BRCA फर्स्ट, BRCA सेकेंड, कौन से होते हैं भाई, फिर से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कौन से होते हैं, इसे हटा दो, अब बताओ, BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड, 2 जीन होते हैं, ठीक है। अब इस जीन में से 2 जीन है, तो दोनों में से कौन कॉमन होगा, BRCA मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, BRCA फर्स्ट, BRCA लीस्ट कॉमन होता है, ये लीस्ट कॉमन होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन होता है, BRCA मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात हो गई, आगे हम बात करते हैं किसी और चीज़ की। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा मेरे भाई, टाइप्स, ठीक है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर वो अप्रॉक्स 6-7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सेतु, फर्स्ट टाइप है, क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सेतु, ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन सेतु। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। तीसरा क्या होता है, लोबर कार्सिनोमा इन सेतु। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेजिव लोबर ब्रेस्ट कैंसर। फिर उसके बाद क्या है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। फिर उसके बाद क्या था, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद मेटास्टेटिस ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर टाइप्स का पूछता है वो, ठीक है, मेनली टाइप्स तो पूछता नहीं है, सबसे पहली बात। अगर वो पूछता भी है तो अगर इसमें से आप ज़्यादा नहीं 5 लिख दो,
ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर आप 5 भी लिख रहे हो ना इसमें से बहुत है भाई साहब, बहुत है, क्योंकि वो इतना अंदर घुसेगा नहीं। पहली बात, अगर अंदर घुस भी रहा है तो आपको क्या है, डक्टल कार्सिनोमा लिख दो, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा लिख दो, लोबर लिख सकते हो, ट्रिपल निगेटिव सबसे इजी वाला ये है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर ये भी इजी है, फिर उसके बाद लोबर कार्सिनोमा इन सेतु ये भी एक इजी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? पेशेंट हमारे पास आता है तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या फाइंडिंग कर सकते हैं? स्किन का डिम्पलिंग होगा, क्या होगा, स्किन में डिम्पलिंग होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, निप्पल में रिट्रैक्शन होगा, क्या होगा, निप्पल में रिट्रैक्शन होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है, स्किन अल्सरेनेशन हो सकता है, स्किन में अल्सरेनेशन भी हो सकता है। अगर मैं चौथा पॉइंट लगाऊं, अगर मेरा थोड़ा सा आपने वीडियो को बैक करो, उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद सोचो। इसमें क्या होता है ना, हार्डनिंग ऑफ स्किन होता है, हार्डनिंग ऑफ स्किन होता है एट द अपर लोअर, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट है, अगर ब्रेस्ट का मैंने कहा था ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मोस्ट कॉमन पार्ट है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या दिखता है कि जो स्किन होता है वो हार्ड हो जाता है ना, जैसे लाइक कैल्शियम का स्टोन बन जाता है अंदर, ठीक है, तो ये हार्ड हो जाता है, ये भी एक फाइंडिंग मिल सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 4 फाइंडिंग हो गए। और अगर टाइप्स पूछता है तो टाइप्स आप इतने सारे 7 टाइप्स हैं टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स है, 7 में से आप 5 भी कर लो तो बहुत है, ठीक है, सिंपल वाला। बाकी अगर हम आगे बात, अब हम क्या बात करने वाले हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, हमारे पास पेशेंट आता है, अगर हमसे पेशेंट पूछता है तो हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आप ये टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। वैसे फर्दर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो टेस्ट होगा नहीं, लेकिन हम पेशेंट को एडुकेट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन में अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बायोप्सी, बायोप्सी ऑफ ए हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक सेल, ठीक है। अगर देखो सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ आपको, सिंपल सा पॉइंट क्या है कि अगर पेशेंट कैंसर का है, अगर पेशेंट कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आ रहा, दिमाग नील है, नील बटा सन्नाटा है, जीरो एकदम, कुछ नहीं, बायोप्सी लिख दो, सिंपल सा पॉइंट है, बायोप्सी डाल दो। बायोप्सी समझ लो भाई, हर एक कैंसर, मोस्टली 90% कैंसर के केस में बायोप्सी किया जाता है, ठीक है, बायोप्सी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, पेट हो गया, अब बोन स्कैन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे हमारी ड्यूटी लगती है तो हम देखते नहीं है, चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, पेट हो गया, बोन स्कैन हो गया। फिर उसके बाद ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर होते हैं, ठीक है, हर अपने अपने ट्यूमर मार्कर होते हैं, जैसे पेनक्रियास का अलग होता है, ब्रेस्ट का अलग होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर कार्सिनोमिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है, ठीक है, कार्सिनोमिक एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे ट्यूमर मार्कर, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, ठीक है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने ट्यूमर मार्कर अप्रॉक्स 5 या 6 ट्यूमर मार्कर के बारे में बताया हूँ, ठीक है। अगर ट्यूमर मार्कर बताता हूँ तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है, बताओ। थोड़ा सा वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने नोट्स बनाया होगा ना, नहीं बनाया होगा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, सोचो थोड़ा सा, कुछ रिलेट कर करो, करो, क्या होता है, बताओ, यस, या हाँ मिल गया, बताओ क्या होता है, 15.3 है कि नहीं, क्या होता है 15.3, ये होता है, ठीक है, ट्यूमर मार्कर फॉर ए ब्रेस्ट कैंसर के लिए 15.3। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये भी एक कॉमन पॉइंट है, कहीं भी हम लगा सकते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी वगैरह कॉमन हो जाता है। फिर मेटाबॉलिक प्लान हम करेंगे, मेटाबॉलिक प्लान्स कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और बायोप्सी होती है, कौन सी, स्टेनाइल नोड बायोप्सी। स्टेनाइल नोड बायोप्सी हम कब करते हैं, प्री ऑपरेटिव टेस्ट से पहले, ठीक है। अगर हम कोई ऑपरेशन करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर का, उससे पहले अगर हमें बायोप्सी करना है तो हम कौन सी बायोप्सी करते हैं मेरे भाई, तो इस गाइस कौन सी हम वो करते हैं बायोप्सी, तो सेंटिनाइल नोड बायोप्सी, कौन सा, सेंटिनाइल नोड बायोप्सी, ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव टेस्ट हो गया इसके लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कुछ नहीं आ रहा, 2-3 पॉइंट कॉमन बता रहा हूँ, बायोप्सी, फिर से बता रहा हूँ, बायोप्सी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन डाल सकते हैं, ट्यूमर मार्कर डाल सकते हैं, चेस्ट और 15.3, और कुछ भी नहीं आ रहा ना, चेस्ट एक्सरे डाल दो, सीटी स्कैन डाल दो, एमआरआई डाल सकते हैं, पैटी स्कैन डाल सकते हैं, बोन स्कैन डाल सकते हैं, सिंपल सा फंडा। तो वेल गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। एज अ नर्स हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं पेशेंट के रिपोर्ट में, ठीक है, फाइंडिंग क्या क्या कर सकते हैं नर्सिंग असेसमेंट में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रो क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोग्राफी, ठीक है। जब भी हमारे पास मेमोग्राफी का रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट अपना मेमोग्राफी करवा लिया, मेमोग्राफी पर उसको रिपोर्ट मिलता, और जब एज अ नर्स हमारे पास जब मेमोग्राफी आ रही है, मेमोग्राफी की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें हम माइक्रो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, फिक्स्ड इरेगुलर मार्जिन, ठीक है, फिक्स्ड इरेगुलर मार्जिन में हमें देखने को मिलेगा एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट, क्या मिलेगा, एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट। नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है वो सिमेट्री में होता है, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट कैंसर का है
तो उसके अंदर क्या मिलेगा, एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। निप्पल में रिट्रैक्शन होगा, निप्पल से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी होता, स्किन की डिम्पलिंग होगी, डिम्पलिंग, और एक्सिलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा। क्या होगा, एक्सिलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं भाई। देखो माइक्रो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं किसका, मेमोग्राफी रिपोर्ट का। फिक्स्ड इरेगुलर मार्जिन मिलेगा, एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट में रहता है, निप्पल रिट्रैक्शन रहता है, निप्पल का डिस्चार्ज हो सकता है, स्किन का डिम्पलिंग हो सकता है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट भी हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब ये देखो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक उस फीमेल को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर। या फिर हमें एग्जामिन से हमें क्या पता, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो अगर हम ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करते हैं ना, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि आइदर उसमें कोई कैल्सिफाइड स्टोन तो नहीं फॉर्म हो रहा, या फिर कुछ स्टोन वगैरह तो नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो डन ऑन 7 to 10 days ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। एक हफ्ते में एटलीस्ट 7 से 10 दिन में एटलीस्ट एक बार तो करना है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन ए मंथली बेसिस। पैड्स ऑफ 2 हार्ड फिंगर, ठीक है, 2 हार्ड फिंगर्स को बाय द हेल्प ऑफ 2 हार्ड फिंगर्स हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। चेक फॉर लम्स, हार्ड नॉट, या फिर थिकनिंग ऑफ टिश्यू। हमें चेक क्या करना है जब हम एग्जामिन कर रहे हैं, आइदर वहाँ तो लम्ब का फॉर्मेशन नहीं है, या फिर हार्ड नॉट तो नहीं है, या फिर थिकनिंग ऑफ टिश्यू तो नहीं है। ये चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं विद वाइल एग्जामिनेशन द ब्रेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार, आई थिंक 2020 या 21 में आया हुआ था कि हम इसको कितने डेज में मंथली बेसिस पे कितने बार करते हैं, ठीक है। तो 7 से 10 दिन में एक बार करते हैं, ये हो गया। और 2 हार्ड फिंगर का यूज़ करते हैं, ये हो गया नर्सिंग असेसमेंट। अब नर्सिंग असेसमेंट के बाद हम क्या बात करने वाले हैं, इसकी सर्जरीज के बारे में, ठीक है। इसकी हमने पढ़ लिया था क्या, नर्सिंग असेसमेंट के बारे में, ठीक है। हम क्या क्या असेस करेंगे नर्सिंग में, एज ए नर्स हम क्या क्या असेस करेंगे। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। देखो कैंसर है, कैंसर को ट्रीट तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक फर्दर वो ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो मेनली ब्रेस्ट कैंसर में 3 टाइप्स की, कितने टाइप्स की सर्जरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, लिम्फोटॉमी, ठीक है। लिम्फेक्टॉमी क्या मतलब, लंप जो होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं, लिम्फ को रिमूव कर देते हैं, लिम्फेक्टॉमी। फिर उसके बाद सिंपल मैक्सेक्टॉमी का मतलब क्या होगा, सिंपल मैक्सेक्टॉमी मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल मैक्सेक्टॉमी और मॉडिफाइड मैक्सेक्टॉमी। सिंपल मैक्सेक्टॉमी में क्या करते हैं, स्किन, ब्रेस्ट टिश्यू, निपल एंड एरोलर को रिमूव करना है, ठीक है। इसमें किसको, कितनी चीज को रिमूव कर रहे हैं, 4 चीजों को। कौन कौन सा, पहला स्किन हो गया आपका, दूसरा आपका ब्रेस्ट टिश्यू हो गया, तीसरा आपका निपल हो गया, चौथा क्या हो गया, एरोला को रिमूव करना है। इसमें 4 चीज, किसमें, सिंपल वाले में 4 चीज को रिमूव करना है, सिंपल वाले में से 4 चीजों को रिमूव करते हैं। मॉडिफाइड वाले में क्या क्या करते हैं, देखो मॉडिफाइड में स्किन को रिमूव कर रहे हैं पहला, दूसरा ब्रेस्ट के टिश्यूज को रिमूव कर रहे हैं दूसरा, तीसरा निप्पल को भी रिमूव कर रहे हैं, चौथा एरोलर को भी रिमूव कर रहे हैं, पांचवा प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड में हम भाई साहब 5 चीजों को रिमूव करते हैं। इसमें ऐड क्या हो रहा है, एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव करना, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, जिसे सिंपल सा, ठीक है, आपने 11-12 में भी इसको पढ़ा होगा, रिकॉल करो थोड़ा सा। टॉमी का मतलब क्या होता है, टॉमी का मतलब क्या होता है, बताओ टॉमी का मतलब क्या होता है। 12th में पढ़ा होगा, ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो 12th में भी मिल गया होगा आपको। टॉमी का मतलब क्या होगा, ये मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, टॉम एंड जेरी नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि मुझे टॉम एंड जेरी बताओ, टॉमी का मतलब बताओ क्या होता है। देखो टॉमी का मतलब होता है सर्जिकल, अगर हम सर्जरी की रिगार्डिंग बात करते हैं तो टॉमी का मतलब होता है कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, ये हो गया टॉमी का मतलब। तो देखो हर एक सर्जरी के पीछे मेनली टॉमी आपको मिलेगा, लिम्फेक्टॉमी, सिंपल मैक्सेक्टॉमी, मॉडिफाइड रेडिकल टॉमी, है ना। टॉमी का मतलब क्या हो गया भाई, उस एरिया को हम काट रहे हैं और फिर उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीज होगी सिंपल सा, क्या होता है, लिम्फेक्टॉमी, सिंपल मैक्सेक्टॉमी और मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सेक्टॉमी, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। तो वेल गाइस, अब हम बात करने वाले क्या, नॉन सर्जिकल अप्रोचेस, ठीक है, नॉन सर्जिकल अप्रोचेस एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सेक्टॉमी, ठीक है। तो नॉन सर्जिकल अप्रोचेस, अभी तक मैंने क्या बताया था, सर्जरीज, कितने टाइप्स की सर्जरी हो रही थी, 3 टाइप्स की, ठीक है। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, नॉन सर्जिकल अप्रोचेस, ठीक है। ऐसे बिना सर्जरी करे रेडिएशन बाय गिविंग सम मेथड कैंसर को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहले जो नॉन सर्जिकल अप्रोचेस होता है वो होता है रेडियोथेरेपी, कॉमन है रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं, रेडियोथेरेपी 2 टाइप्स के, कौन कौन से,
टेलीथेरेपी होता है और क्या होता है दूसरा बताना, ब्रेसीथेरेपी होती है, ठीक है। रेडियोथेरेपी भी 2 टाइप्स की होती है। फिर उसके बाद हार्मोनल मैनिपुलेशन। हार्मोनल मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि हम उस हार्मोन को ही चेंज कर देंगे और उसका जो प्रोसेस होता है या ड्रग्स होता है उसको कहते हैं टैमोजिफिन, ठीक है। हार्मोनल मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, टैमोजिफिन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल का मतलब एकदम उसकी क्लोन कॉपी बना के एंटीबॉडीज को इंसर्ट कर देना, ठीक है। मोनोक्लोनल होता है ये। और फिर टैक्सोजिफिन हो गया ये हार्मोनल मैनिपुलेशन में। ये हो गया तुम्हारा नॉन सर्जिकल अप्रोच। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सोटॉमी। क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सोटॉमी हम कर सकते हैं, ठीक है। प्री मैंने बात कर चुका, पोस्ट के बाद मैक्सोटॉमी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, रिमूविंग ऑफ लम्प एंड सर्जिकल में। उस प्रोसीजर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथिंग करना है, वाइटल्स उसके चेक करना है, फिर रिकॉर्ड करना है ड्रेनेज अमाउंट, ठीक है। अब ड्रेनेज अमाउंट कितना निकल रहा है वो हमें रिकॉर्ड करना है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ड्रेनेज जो हम आउट कर रहे हैं वो कौन से ड्रेन से आउट कर रहे हैं। तो इसमें जो यूज होता है वो जैक्सन पार्ट ड्रेन यूज करते हैं। कौन सा, जैक्सन पार्ट ड्रेन। ये पिछली बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कौन सा ड्रेन हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, दैट इज अ जैक्सन पार्ट ड्रेन, ठीक है। एसेस सर्जिकल साइट, कौन सा साइड हमें एसेस सर्जिकल साइट को एसेस भी करना। मॉनिटर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, ठीक है। मॉनिटर करना पेशेंट को फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे भाई गाइस, आप ये बताओ पहले, पोस्ट ऑपरेटिव पे पेशेंट है, ठीक है, तो हम उसको कौन सा पोजीशन देंगे, पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे अगर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर में है, बताओ सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन सा देंगे, सुपाइन पोजीशन। कौन सा पोजीशन रहेगा, सुपाइन रहेगा, ठीक है, सुपाइन पोजीशन रहेगा। और जो एरिया अनफेक्टेड है उस एरिया में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है तो हम उस एरिया में उस पेशेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सुपाइन पोजीशन, ठीक है। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं मतलब विद इन 2 मिनट्स में रिवीजन करते हैं। कौन सा, नॉन सर्जिकल अप्रोच में 3 होते हैं, रेडियोथेरेपी हो गया, हार्मोनल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं जैसे टैक्सोफिन हो गया, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज को मेकअप कर सकते हैं, ये हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आ सकता है, वाइटल करो, डीप करो, रिकॉर्ड करो ड्रेन, इसमें जैक्सन पार्ट ड्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेस करने सर्जिकल, मॉनिटर कर लिया, ये सब होगा, ठीक है, कॉमन चीज। तो यहाँ पे आपका खत्म होता क्या, यहाँ पे क्या खत्म होता है, ब्रेस्ट कैंसर खत्म होता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस डाउट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। और इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।